पाकिस्तान ने एक और गोल्डन अवार्ड अपने नाम किया है। ये अवार्ड हमना कारदार साहिबा ने जीता है। रॉयल टाइप का गोल्डन अवार्ड है जो कि दुनिया भर से जो 60,000 से ज्यादा बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं जो कि राइटर्स होते हैं। दीगर गोल्ड अवार्ड से कितना मुख्तलिफ होता है और ये विन करने में मेहनत कितनी लगी। ये जो गोल्ड अवार्ड है ये बहुत प्रेस्टिजियस इसलिए माना जाता है बिकॉज एक तो इट्स कनेक्टेड विद द रॉयल थिंग, ब्रिंग्स आउट द पोटेंशियल इन यू। स्टोरी टेलिंग को देखते हैं कि आप कितने अच्छे लेवल पे स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं। टॉपिक ऐसा क्या था कि जिसने आपको मजबूर कर दिया कि आप इसी टॉपिक पे लिखें? मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी पंजाब से ये कहानी ग्लोबल लेवल पे रिप्रेजेंट करूं, जिसमें फिर मैंने वारिस शाह की हीर को चूज किया कि अगर वो आज के एरा में होती तो क्या होता। कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था जिनको आपने पीछे छोड़ा और कितने ममालिक के लोग इसमें शामिल थे? नियरली 55 to 60,000 लोग थे इस दफ़ा इस कंपटीशन में। लास्ट ईयर से 56% इंक्रीज आया है इस रेशो में। कॉमनवेल्थ की जितनी कंट्रीज पार्ट है ना सोसाइटी का, वो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, विच इज़ नियरली अबाउट 50। उम्मीद तवक्को थी कि शायद आपको गोल्ड ना सही सिल्वर या ब्रॉन्ज का मेडल ही मिलेगा। इस नियत के साथ सबमिट किया था कि अगर मेरी कहानी में इतना दम है तो उसको कुछ ना कुछ तो होगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मुझे अली मुराद कहते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान ने एक और गोल्डन अवार्ड अपने नाम किया है। ये अवार्ड हमना कारदार साहिबा ने जीता है। ये एक रॉयल टाइप का गोल्डन अवार्ड है जो कि दुनिया भर से जो 60,000 से ज्यादा बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं जो कि राइटर्स होते हैं। हमने आपने पहला जो है वो रॉयल गोल्ड अवार्ड जो है वो विन किया है, तो पहले इसके हवाले से बताइएगा कि ये दीगर गोल्ड अवार्ड से कितना मुख्तलिफ होता है और ये विन करने में मेहनत कितनी लगी। बेसिकली कॉमनवेल्थ सोसाइटी इज़ लाइक वेरी प्रेस्टिजियस और ये बहुत पुराना, बहुत पीछे जाता है ये राइटिंग कंपटीशन और बहुत अरसे से होता आ रहा है। एंड ये जो गोल्ड अवार्ड है ये बहुत प्रेस्टिजियस इसलिए माना जाता है बिकॉज एक तो इट्स कनेक्टेड विद द रॉयल थिंग, एंड सेकेंडली यहाँ पे इतना ज़्यादा स्कोप उस चीज़ का है नहीं, बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते इसके बारे में। एंड इट बेसिकली ब्रिंग्स आउट द पोटेंशियल इन यू, और वो आपकी स्टोरी टेलिंग को देखते हैं कि आप कितने अच्छे लेवल पे स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं। मुझे इसके बारे में पता मेरी बहन से चला था। मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था, राइटिंग में इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था, हमें बहुत लास्ट मोमेंट पे पता चला था। और जिस रात को 12 बजे डेडलाइन थी, हमने उसी शाम को लिखना शुरू किया। मैंने 6 बजे अपेरेंटली स्टार्ट किया और 3-4 घंटे के अंदर मैंने लिखा। नियरली 2000 वर्ड्स का लिखना था। तो उस पर फिर रिसर्च एंड एवरीथिंग, उस पर एक टॉपिक था जो मुझे बहुत पसंद आया और मैं उसे कनेक्ट कर गई, तो फिर मुझे और कुछ देखने का मौका ही नहीं मिला। और सिर्फ उन चंद आवर्स में, चूँकि आपने कहा कि आपके पास राइटिंग के स्किल्स पहले इतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन वो फर्स्ट टाइम लिखना कितना मुश्किल था और टॉपिक ऐसा क्या था कि जिसने आपको मजबूर कर दिया कि आप इसी टॉपिक पे लिखें? चैलेंजिंग डेफिनेटली था बिकॉज एज आई जस्ट टोल्ड यू मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था और मुझे आइडिया नहीं था कि हमें किस फॉर्मेट में सबमिशन वगैरह करनी होगी। सारा तो अकॉर्डिंगली सारी रिसर्च वगैरह करके मैंने लिखना स्टार्ट किया। मैंने जब टॉपिक देखे थे तो 4-5 टॉपिक थे, जिसमें से एक टॉपिक था कि आपने अपनी फोकलोर स्टोरीज़ जो आपके कल्चर से कनेक्टेड हैं उसको न्यू एज एरा में लिखना है कि अगर वो आज की डेट में हुई होती तो वो किस तरह से होती। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी पंजाब की कहानियाँ जो हैं वो इतनी कल्चरली रिच हैं, इतना उस म्यूज़िक पोइट्री कुछ भी हो, सब कुछ बहुत डाइवर्स और बहुत खूबसूरत है और वो डिज़र्व करते हैं कि उनको ग्लोबल लेवल पे उनके बारे में बात की जाए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी पंजाब से ये कहानी ग्लोबल लेवल पे रिप्रेजेंट करूं, जिसमें फिर मैंने वारिस शाह की हीर को चूज़ किया कि अगर वो आज के एरा में होती तो क्या होता। जिस तरह पहले जो ट्रेडिशनल कहानी है उसमें सोसाइटी के प्रेशर में आके ऑब्वियसली वो मर जाती है, लेकिन मेरी कहानी में मेरी हीर जो है उसमें मैंने वुमेन एम्पावरमेंट को शो किया है कि आज के एरा में औरतें इंडिपेंडेंट हो सकती हैं, वो अपने लिए स्टैंड ले सकती हैं, उनको हमेशा सोसाइटी के मुताबिक चलने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा मेंटल हेल्थ के ऊपर बात की है कि जिस तरह से हर इंसान स्पेशली न्यू जनरेशन 2 तरह की ज़िंदगियाँ जी रही है, एक सोशल मीडिया पे, एक रियल में। जो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है, बहुत बातें करते हैं, वो इन रियल उस तरह से निखर के नहीं आ पाते। असल लाइफ में डिप्रेशन, ऑनलाइन एक प्रिटेंशियस पर्सनैलिटी क्रिएट हो जाती है। तो वो जो दुनिया या कुछ लोगों का एस्केप भी होता है, जो लोग अपनी
हॉबीज़ या फिर अपने शौक पैशन को नहीं पूरा कर पा रहे होते, वो एक डिस्गाइज में सोशल मीडिया पे, जैसे हम कई पोइट्री पेजेस देखते हैं जिनके पीछे का हमें पता ही नहीं कि कौन है, तो उसी तरह मेरी हीर ने भी अपना एक पोइट्री पेज वो रन करती है दुनिया से छुप के, क्योंकि वो एक सोसाइटी के प्रेशर से बचना चाहती है। जो रियल हीर है जो वारिस शाह की है उसमें हम देखते हैं कि हीर का अंजाम कुछ और था, आपने अंजाम जो है वो क्या बनाया? क्योंकि हीर को बहुत सोसाइटी से प्रेशराइज़ किया जा रहा था कि वो उनके मुताबिक चले, और ऐसी उसके लिए चीज़ें सेट कर दी गई थी। उसमें हीर अपना करियर चूज़ करती है एंड वो जाती है, बाहर चली जाती है अपने एंड पे, और अपने मुताबिक अपनी ज़िंदगी की कहानी लिखती है। ये तो है अब आपके ऐसे की बात जिसको आपने हीर को अपने अंदाज में आज के दौर के मुताबिक ढाला। अब आते हैं इस कंपटीशन के हवाले से कि इस ऐसे कंपटीशन में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था जिनको आपने पीछे छोड़ा, और कितने ममालिक के लोग इसमें शामिल थे? नियरली 55 to 60,000 लोग थे इस दफ़ा इस कंपटीशन में। लास्ट ईयर से 56% इंक्रीज़ आया है इस रेशो में, और ये कॉमनवेल्थ की जितनी कंट्रीज़ पार्ट है ना सोसाइटी का, वो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, विच इज़ नियरली अबाउट 50। तो ऐसे लोगों के हवाले से आपको पहले इल्म था, चूँकि आपको राइटिंग का तजर्बा नहीं था, इस कंपटीशन के हवाले से आगाही नहीं थी, तो उन 4-5 घंटों में जो रिसर्च की गई वो क्या क्या किया गया? बेसिकली सबसे पहले तो फॉर्मेट, फिर जो उनका टॉपिक था उसके मुताबिक जो मैंने रेफरेंसेस थोड़े से ऐड किए, मैंने बुल्ले शाह की पोइट्री का रेफरेंस दिया। महबूब दे सहारे जोंदे आशिक इना चलिया नू कौन समझावे, कि कमला पावें यार हो जावे, इश्क दा कलमा याद नहीं हुंदा, ओदा ईमान अड ते मेरा ईमान ओ, मुहब्बता दा कदे एक राह नहीं हुंदा, घुंघरू पा के भावें नच लैन दीवाने, यार दी गली जा नहीं हुंदा, इत्थे कई मर गए ने आसां लैके, ते फिर भी रब मेहरबान नहीं हुंदा। वारिस शाह की पोइट्री का थोड़ा रेफरेंस था, तो उसके बारे में कि क्या चीज़ ज़्यादा सूटेबल होगी, बिकॉज ऑब्वियसली उनकी पोइट्री रेंज बहुत डाइवर्स है, तो उसमें से मेरी कहानी के साथ कौन सा एग्जैक्ट चीज़ फिट इन करेगी वो हम चूज़ करें बिल्कुल ऑथेंटिकली, तो उसके बारे में रिसर्च की। और उसके अलावा बाकी मेन आइडिया तो मेरे दिमाग में था, बिकॉज़ ये सब मैं अपने आसपास होते देखती हूँ कि आपको ऑप्रेस किया जा रहा है, आपको आपके पैशंस फॉलो नहीं करने दिए जा रहे, तो इफ़ समवन वांट्स टू डू समथिंग इन द करियर, तो फिर आई थिंक वो करना चाहिए। एंड मेंटल हेल्थ इशू तो नॉर्मल ही है आजकल। तो क्या सोचती हैं कि पहला तजर्बा था और उस तजर्बे ने इतना ज़्यादा कामयाब कर दिया कि आप तक ये रॉयल अवार्ड पहुंचता है, अब मज़ीद क्या है कि हम देखेंगे कि हम ना मज़ीद कुछ चीज़ें लिखने की जानिब जाएंगी? डेफिनेटली, बिकॉज इसने कॉन्फिडेंस तो बूस्ट किया है, और बिकॉज हैविंग नो एक्सपीरियंस एंड गेटिंग द अवार्ड वो इटसेल्फ बहुत बड़ी बात है, और इतने कम टाइम में लिखा वो भी, यू नो, इट्स गिविंग वेरी गुड फीलिंग, और डेफिनेटली मैं आगे लिखती रहना चाहूँगी। उम्मीद तवक्को थी कि शायद आपको गोल्ड ना सही सिल्वर या ब्रॉन्ज़ का मेडल ही मिलेगा या अवार्ड मिलेगा ही मिलेगा, या उम्मीद कोई भी नहीं थी और ये तमाम तर चीज़ें अचानक से हो गई? ऑनेस्टली मैंने इस नीयत के साथ सबमिट किया था कि अगर मेरी कहानी में इतना दम है तो उसको कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन ऐसा नहीं सोचा था कि अवार्ड वगैरह या कुछ होगा। आई जस्ट सबमिटेड इट विद गुड होप। फैमिली का क्या तासुर था जब उनको पता चला कि उनके यहाँ आपकी वजह से रॉयल का गोल्ड अवार्ड आ रहा है, तो उनकी क्या तासुरात थे? ज़ाहिर सी बात है कि फैमिली सपोर्टिव हो इन तरह की एक्टिविटीज़ में तभी ये चीज़ें मुमकिन होती हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। मेरी बहन ने मुझे बहुत पुश किया था कि मुझे इसको करना चाहिए डेफ़िनेटली, तो उसकी बहुत सपोर्ट है, उसने मुझे हेल्प आउट भी किया कि उसको लिखने का भी काफ़ी शौक़ है, तो उसकी गाइडेंस की वजह से ही मैं कर पाई हूँ। बाकी माय मदर एंड माय ब्रदर ऑब्वियसली उनकी सपोर्ट एंड एवरीथिंग उसकी सिस्टर ने ये नहीं कहा कि राइटिंग का शौक़ मुझे है, अवार्ड आप ले गई हैं? उसने डेफ़िनेटली अपनी सपोर्ट एज़ एन एल्डर सिस्टर ही शो की है, बिकॉज़ उसको लगता है कि मुझे भी आगे जाना चाहिए, तो अब वो चाहती है कि उसके शौक़ मुझ में आ जाएँ। घर की वॉल पे जब ये अवार्ड देखती हैं तब क्या महसूस होता है कि अचानक की गई जो है शौक़ कह लें या बाय मिस्टेक जो आपने ऐसे लिखा है और आपने उस ऐसे में हीर की ज़िंदगी तब्दील कर दी है, तो ये कैसे तमाम तर चीज़ें मुमकिन हो सकें?
आई थिंक अगर कोई चीज़ आपके नसीब में लिखी होती है तो वो आपको मिल ही जाती है, एंड दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग। ये एक स्टार्ट है फॉर अ न्यू जर्नी। मैंने अपना एक न्यू स्किल डिस्कवर किया है, तो डेफिनेटली इन द फ्यूचर इट इज़ गोइंग टू हेल्प मी। इवन अगर मैं फिल्म मेकिंग करना चाहती हूँ तो उसमें भी मुझे बहुत हेल्प करेगा टू सी एंड शेप नैरेटिव्स। जी, हमना कारदार साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी है कि किस तरह इन्होंने हादसाती तौर पर अपने शौक़ की बुनियाद पर एक कंपटीशन में हिस्सा लिया और वहाँ से इनको रॉयल गोल्ड अवार्ड जो है वो मिल जाता है। इनकी तमाम तर गुफ्तगू आपने सुनी है, कितने ममालिक के लोगों को इन्होंने पीछे छोड़ा और कितनी कंट्रीज़ के लोग उस कंपटीशन का हिस्सा थे। तमाम तर लोगों को पीछे छोड़ते हुए 2025 का पहला रॉयल गोल्ड अवार्ड जो है वो इन्होंने पाकिस्तान के नाम किया। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।